जैन दर्शन के प्रकांड विद्वान पंडित फूलचंद्र सिद्धांत शास्त्री का जन्म सन 1901 में सिलावन उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी माता का नाम जानकी बाई था और पिता का नाम सिंघई दरियावलाल जी। आप 4 भाई थे, मोहनलाल जिन्हें मनमौले, धर्मदास जिन्हें धर्मोले, फूलचंद्र जिन्हें फुल्ले और चौथे भाई का नाम था भैयालाल। 3-4 वर्ष की अवस्था में ही पंडित फूलचंद्र जी की आंखें फूल गई थीं। कोई डॉक्टरी इलाज तो उस समय उपलब्ध नहीं था, अतः आंखों में रोहे पड़ गए थे। ऐसा समझकर आंखों में नमक घिसा गया, जिससे रोहे गल जाएं और आंखों पर पट्टी बांधी गई। फलस्वरूप पूरी आंखों में सफेद जाला छा गया। आंखों की ज्योति बहुत कमजोर हो गई तथा 6 इंच पर रखी हुई वस्तु ही दिखाई दे पाती थी। ऐसी विकट परिस्थिति में गांव की ही एक गुजर स्त्री गीजरन बाई ने 3 साल तक पंडित जी की भरपूर सेवा की। उसका नित्य का कार्य था कि हाथी का नख, सफेद रत्ती व लाल चंदन घिसकर एक विशेष अंजन तैयार करना तथा आंखों में लगाना। इस सेवा का ही परिणाम निकला कि उनकी आंखों की ज्योति पुनः लौट आई। पिताजी से प्राप्त संस्कार और सेवा भावना। सिलावन में आपके घर में एक चैत्यालय है। घर में चैत्यालय तथा सड़क का गांव होने से व्यापारी बैलगाड़ियों पर माल लादकर रात को मड़ावरा, मेहरौनी आदि से ललितपुर को जाते हुए या वापसी में सुबह सिलावन में पड़ाव करते थे। उस समय बिना दर्शन किए भोजन का प्रश्न ही नहीं उठता था और रास्ते में सिलावन ही एकमात्र गांव था जहां दर्शन मिलते थे। इसलिए घर पर दर्शन करने वालों की भीड़ लगी रहती थी। रोज 4-6-10 व्यक्ति बाहर से आते थे व घर पर ही निवृत्त होकर पूजन इत्यादि करते थे। घर के सभी बालक इन लोगों की सेवा में जुटे रहते थे। पंडित फूलचंद्र भी अन्य भाइयों सहित लोगों को पानी पिलाना, नहा धोकर पूजन के लिए कुएं से जल भर लाना आदि कार्य प्रतिदिन करते थे। सेवा परायणता के संस्कार अपने पिता के कारण पंडित फूलचंद्र जी में बैठ गए थे। पंडित जी की स्कूली शिक्षा बहुत ही थोड़ी हुई थी। सिलावन में तो स्कूल था ही नहीं, अतः पढ़ने के लिए खजुरिया की प्राइमरी पाठशाला में पैदल जाना पड़ता था, जो कि सिलावन से 2.5 मील दूर है। रास्ते में 2 नदियां पड़ती थीं, जो बरसात में भर जाती थीं, अतः उन्हें घेर कर सड़क से होकर स्कूल जाना पड़ता था। पंडित जी की स्कूल में कक्षा 1 तक की शिक्षा हुई है। फिर भाइयों तथा गांव के लड़कों ने स्कूल जाना बंद कर दिया तो आपका भी स्कूल जाना छूट गया। पढ़ने में वे बचपन से ही होशियार थे और कक्षा में प्रथम आने पर उन्हें पुरस्कार स्वरूप एक किताब भी मिली थी। सन 1911 में जॉर्ज पंचम के गद्दी पर बैठने की खुशी में स्कूलों में तमगे बांटे गए थे। उस समय पंडित जी की अवस्था 10 वर्ष की थी। बड़े भाई अपने मामा के यहाँ से तत्वार सूत्र पढ़ना सीख आए थे, अतः पंडित जी की रुचि हुई कि वे भी तत्वार सूत्र सीखें। अपने मौसी के लड़के श्री रज्जूलाल बरिया से उन्होंने तत्वार सूत्र पढ़ना सीखा। तत्पश्चात मुंबई में अपनी बहन के यहाँ भक्तांबर पढ़ना सीखा। जब आप 15-16 साल के थे तब गांव के लड़के इंदौर सर सेठ साहब के विद्यालय में पढ़ने गए थे। खजुरिया गांव के गडरिया मामा ने जब इस बारे में उन्हें बताया तो आप अपने काका के पीछे लग गए कि मुझे भी इंदौर पढ़ने जाना है। छुट्टियों में जब लड़के गांव लौटे तो वापसी में उन लोगों के साथ उन्हें इंदौर भेजा गया। लगभग 1-1.25 वर्ष वहां पर संस्कृत, छैढाला आदि का अध्ययन किया। उस समय विद्यालय में प्रधानाध्यापक स्वर्गीय श्री पंडित मनोहर लाल जी थे व स्वर्गीय श्री पंडित अमोलक चंद जी श्रम अध्यापक थे। बाबू सूरजमल जी सुपरिटेंडेंट थे और लाला हजारी लाल जी मंत्री थे। कुछ समय बाद साड़ूमल में स्वर्गीय सेठ लक्ष्मी चंद्र जी ने छात्रावास सहित एक पाठशाला खोली। एक बार ललितपुर जाते समय सेठ जी सिलावन में घर पर रुके, तब उन्होंने पंडित जी को नए फैशन के कपड़े पहनते घूमते देखा और परिचय होने पर पंडित जी को साड़ूमल पाठशाला में पढ़ने के लिए बुला लिया। पंडित जी ने वहां पर मध्यमा तक अध्ययन किया तथा वहां स्वर्गीय पूज्य पंडित घनश्याम दास जी प्रधानाध्यापक थे। वे व्युत्पन्न विद्वान थे। पंडित जी जीवन भर जो कुछ भी रहे वह सब घनश्याम दास जी के परिश्रम का फल था। उस समय की एक घटना बड़ी रोचक है। पंडित जी घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहां जा रहे थे। रास्ते में टीकमगढ़ के परिसर में एक आदमी सड़क से कुछ दूर हटकर कराहते दिखाई पड़ा। पंडित जी अपने घोड़े से उतरे व उसके पास गए। वह बुखार से बेहाल था
अतः पंडित जी ने उसे घोड़े पर बिठाया और स्वयं लगाम पकड़कर पैदल चलने लगे। मार्ग में ही रात हो गई। थोड़ा आगे चलने पर बाईं ओर से एक सर्प आया और पैरों में लिपटता हुआ बिना काटे चला गया। धीरे धीरे उस आदमी को लेकर बहन के गांव पहुंचे और उसे वहां सुला दिया। बुखार उतरने पर वह प्रातः काल चला गया। इंदौर से गर्मी की छुट्टियों में घर लौटते समय पंडित जी के पास घर से काफी पैसे आ गए थे। शौक में आकर उन्होंने कोट पैंट कमीज बनवाया, एक बेल्ट व मूठ लगी छड़ी खरीदी। जिस दिन इंदौर से चलना था उस दिन दर्जी ने कपड़े नहीं दिए। उन्होंने अपने साथियों से जब कहा कि अगले दिन चलेंगे तब वे सब बड़े नाराज हुए। उन्हें छोड़कर वे सभी गाड़ी पकड़ने स्टेशन चले गए, पर समय से नहीं पहुंचने के कारण गाड़ी निकल गई और सब साथियों को उल्टे पांव वापस आना पड़ा। सबको लौटते हुए देख पंडित जी ने भी खूब तालियां बजाई व मजाक उड़ाया। इस पर वे सब और कुड़ गए और सबने तय किया कि फूलचंद्र को साथ लेकर नहीं चलेंगे, इसलिए वे खंडवा होकर चल दिए। दैव योग से भोपाल में पंडित जी की उनसे पुनः भेंट हो गई। ललितपुर पहुंचने पर उन सभी ने एक अलग बैलगाड़ी की व पंडित जी को उसमें शामिल नहीं किया। उसी बैलगाड़ी को 3 लुटेरों ने भी साझा किया। रात हो जाने पर वे लुटेरे नियत स्थान पर उतरे। गाड़ी वाले ने जब पैसे मांगे तो उन्होंने लड़कों व गाड़ीवान को पीटा तथा सामान छीन लिया। उधर से निकलने वाली सभी गाड़ियों को ये लूटते रहे। पंडित जी की गाड़ी जब पीछे से आई तो उसे भी लुटेरों ने रोका। पंडित जी अपनी नई अंग्रेजी पोशाक में हाथ में चमकीली मूठ वाली छड़ी लिए गाड़ी में सो रहे थे। गाड़ी वाले ने भयभीत होकर पंडित जी से कहा, बाबूजी बाबूजी देखिए क्या कहते हैं। लुटेरों ने भी झांक कर छड़ी आदि देखी तो समझा कि कोई अंग्रेज अफसर है और गाड़ी छोड़कर भाग लिए। उनके सभी साथी तो ललितपुर के अस्पताल में भर्ती किए गए, किंतु आप घर पहुंच गए। एक बार पंडित जी अपने पिताजी के साथ भैलोनी एक विवाह में सम्मिलित हुए। क्योंकि पंडित जी इंदौर से पढ़कर घर आए थे, इसलिए पंडित जी को देखने की सबको उत्सुकता होने पर उन्हें बुलाया गया। एक बुजुर्ग ने पंडित जी से पूछा, बेटा कब आए हो? पंडित जी के उत्तर देने पर कि अभी तो आया हूं, वे बुजुर्ग सिर से पीठ तक हाथ फेरते हुए बोले, ओ बेटा तो तुर्की सीखाओ। यह व्यंग सुनकर पंडित जी की आंखों में आंसू भर आए और तभी उन्होंने निश्चय किया कि अपनी भाषा और अपने पहनावे को कभी नहीं भूलेंगे। पंडित जी के इस निश्चय की झलक अंत तक उनके जीवन में रही। साड़ूमल में जब गांधी जी का 1920 में आंदोलन चला तो पंडित जी उसमें भाग लेने लगे और गांव के लोगों को एकत्रित करके व्याख्यान आदि देने लगे। इससे घबराकर कलेक्टर की ओर से संदेश आया कि यह आंदोलन बंद हो, अन्यथा पाठशाला बंद कर दी जाएगी। सेठ जी राष्ट्रीय विचारधारा के व्यक्ति थे। बुंदेलखंड में उन्हीं के सत्प्रयत्नों से बेगार प्रथा बंद हुई थी। अतः उन्होंने पंडित जी आदि को बुलाकर कहा कि तुम लोग सेवा का कोई दूसरा रास्ता चुन लो। ये तुम्हारे पढ़ने के दिन हैं, इसलिए इस आंदोलन में लड़ने से कोई लाभ नहीं है। अंत में पंडित जी ने अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करके मुट्ठी फंड की स्थापना की और अनाज इकट्ठा करके उसे गरीबों में वितरित करते रहने का कार्य चालू किया। साड़ूमल से फिर वे मुरैना विद्यालय में पढ़ने चले गए। वहां श्री पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री व पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री उनके सहाध्यायी थे। श्री पंडित बंशीधर जी न्यायालंकार वहां पर कर्मकांड पढ़ाते थे। वे पंडित जी की कुशाग्र बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए। धर्मशास्त्र में पंडित जी को विशेष रुचि थी, इसलिए उनकी प्रसिद्धि भी हो गई थी। स्वर्गीय श्री पंडित बंशीधर जी का संतोष हो चला था कि उन्हें ऐसा छात्र मिल गया है जो उनके बाद भी उनकी विद्या को जीवित रखेगा। मुरैना विद्यालय में ही पूज्य पंडित देवकी नंदन जी सिद्धांत शास्त्री से पंडित जी का परिचय हुआ। पंडित जी स्वभाव से ही उदार मना व्यक्ति थे। मुरैना में ही ऐसा प्रसंग आया कि बुंदेलखंड के सभी छात्रों व अध्यापकों ने मुरैना विद्यालय छोड़ दिया। मुरैना में अपनी शिक्षा पूरी करके पंडित जी घर लौट आए। उसी समय बुंदेलखंड में एक शिक्षा संस्थान खोलने का विचार किया गया, जिसके लिए जबलपुर नगर सुनिश्चित हुआ। बड़े वर्णी जी के निमित्त से 1 लाख रुपए का फंड भी इकट्ठा हो गया। उस समय श्री पंडित बंशीधर जी न्यायालंकार और पूज्य पंडित देवकी नंदन जी वहीं पर उपस्थित थे। बाद में स्वर्गीय पंडित देवकी नंदन जी तो कारंजा चले गए तथा पूज्य वर्णी जी, स्वर्गीय श्री बंशीधर जी और पंडित जी अपने अपने स्थानों को लौटते समय रास्ते में कटनी रुके। वहां जिन मंदिर में जाकर सबने दर्शन पूजन किया। बाद में दोनों विद्वान तो सामयिक करने लगे और पंडित जी कर्मकांड का स्वाध्याय करने लगे।
इसके बाद वर्णी जी ने सामयिक से निवृत्त होकर वहां आने पर पंडित जी ने उनके सामने चौकी व कर्म कांड ग्रंथ रख दिया, पर अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने पंडित जी को ही प्रवचन करने के लिए प्रेरित किया। पंडित जी के बहुत मना करने पर भी वे नहीं माने। अंत में पंडित जी को ही प्रवचन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। गोमटसार कर्मकांड पंडित जी का पठित विषय तो था ही, इसलिए उन्हें उसका प्रवचन करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इसी समय स्वर्गीय श्री बंशीधर जी भी सामयिक पूरी करके वहां आ गए। वर्णी जी उनसे बोले, भैया यह लड़का तो बहुत होशियार दिखता है। पंडित जी के समर्थन करने पर वर्णी जी बोले, भैया श्रुत पंचमी के दिन तुम जबलपुर अवश्य आ जाना। तुम्हारी अध्यापक पद पर हमने नियुक्ति कर ली है। अपने गुरुजी के पास पढ़ना भी व पढ़ाना भी। उनकी आज्ञानुसार वे वहां जाकर कार्यरत हो गए। कुछ ही समय में नौकरी छोड़कर आप बनारस चले गए। बनारस में बड़े वर्णी जी से पंडित जी की पुनः भेंट हो गई। उन्होंने पंडित जी को विशेष बुद्धिमान समझकर उनकी वृत्ति 25 रुपया महीना निश्चित कर दी। 2-3 महीने तक वे वहां पर रहे। गर्मी की छुट्टियों में घर लौट आए, किंतु उसी समय पंडित जी का विवाह हो गया। घर की स्थिति को समझकर स्वर्गीय पूज्य पंडित देवकी नंदन जी के अनुरोध पर उन्होंने साड़ूमल विद्यालय के प्रधानाध्यापक का पद स्वीकार कर लिया। किंतु 7-8 महीने बाद बनारस विद्यालय के विशेष आमंत्रण पर वे साड़ूमल का पद छोड़कर सन 1924 में धर्माध्यापक होकर बनारस चले गए। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी प्रति शनिवार को धर्म की शिक्षा देने के लिए जाते थे। फलस्वरूप वहां से 25 रुपए तथा विद्यालय से 50 रुपए वेतन मिलता था। इससे वे अपना और अपने भाइयों सहित परिवार का निर्वाह में सहयोग करते रहे। इस प्रकार बनारस में लगभग 4 वर्ष निकल गए। कारण विशेष होने पर सन 1928 में वे त्याग पत्र देकर सिलावन लौट आए। किसी कार्यवश पंडित जी को बीना आने का अवसर मिल गया। उसी दौरान वहां की समाज ने पंडित जी को शास्त्र सभा के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने सभा में प्रवचन किया। उसे सुनकर स्वर्गीय श्रीमान सिंघई परमानंद जी ने अपनी गोदी में बिठा लिया और बोले, पाठशाला के लिए ऐसा ही विद्वान चाहिए। अंत में प्रधानाध्यापक पद पर पंडित जी की नियुक्ति हो गई। वहां पर 60 रुपए महीना वेतन निश्चित हुआ। पंडित जी राजनीतिक गतिविधियों में प्रारंभ से ही रुचि लेते थे। बीना में रहते हुए उनकी ये गतिविधियां बराबर जारी रहीं और वे कांग्रेस के आंदोलनों में भी शरीक होने लगे। वे छात्रों और जनता को लेकर जुलूस निकालते रहे तथा विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में सक्रिय सहयोग देते रहे। इसके लिए उन्होंने एक युक्ति यह निकाली थी कि मंदिर में देशी वस्त्र रखवा देते थे। जो भी महिला विदेशी साड़ी पहनकर आए वह उतार कर देशी साड़ी पहनकर जाए। बीना पाठशाला की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाने के कारण पंडित जी को बीना से नाते पुते जाना पड़ा। वहां पंडित जी लगभग 6 वर्ष रहे। वहां पर भी उनकी राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियां बराबर चालू रहीं। राजनीतिक दृष्टि से वे कांग्रेस कमेटी के सदस्य होने के नाते नाते पुते में हुए जिला कांग्रेस अधिवेशन में तथा श्री नरीमन की अध्यक्षता में हुए पूना के तथा लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुए यवतमाल के प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशनों में शामिल हुए। वहां रहते हुए पंडित जी ने आचार्य शांति सागर सरस्वती भवन की ओर से एक प्रेस की स्थापना कर इसका संचालन किया और उसकी ओर से शांति सिंधु नामक मासिक पत्र का संपादन भी किया। पत्र लगभग 2 वर्ष चला। इसी बीच एक क्षुल्लक श्री विमल सागर जी को पंडित जी पढ़ाते रहे। नाते पुते छोड़कर पंडित जी अपने घर बीना वापस आ गए। इसी बीच अमरावती में स्वर्गीय श्री डॉक्टर हीरालाल जी ने एक पत्र द्वारा पंडित जी को धवला के संपादन में सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। स्वर्गीय श्री पंडित हीरालाल जी शास्त्री वहां पहले ही पहुंच चुके थे और उन्होंने सत्प्ररूपणा प्रथम पुस्तक का अनुवाद कर भी लिया था, परंतु उनके मुद्रण की स्वीकृति धवला प्रबंध समिति नहीं दे रही थी। इसलिए पंडित जी को वहां बुलाया गया था। पंडित जी के वहां पहुंचने पर स्वर्गीय डॉक्टर हीरालाल जी ने यह कहा कि श्री पंडित हीरालाल जी ने यह अनुवाद किया है। इसमें आप जो भी संशोधन करना चाहें या पुनः अनुवाद करना चाहें, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। पंडित जी ने उसको ख्याल में रखकर दूसरी प्रेस कॉपी तैयार की। पंडित जी को यह तो मालूम ही था कि धवला समिति इसके मुद्रण की स्वीकृति नहीं दे रही है। इसलिए पंडित जी ने डॉक्टर साहब के सामने एक प्रस्ताव रखा कि यदि स्वीकार करें तो मैं इस अनुवाद को लेकर स्वर्गीय श्री पंडित देवकी नंदन जी को कारंजा दिखा लाया करूंगा। उनकी इसमें अनुमति मिलने पर पंडित जी 10-15 दिन में कारंजा जाने लगे तथा मूल व अनुवाद पढ़कर उन्हें सुनाने लगे। फल यह हुआ कि अंत में उसके मुद्रण की स्वीकृति मिल गई और इस प्रकार 1 वर्ष के भीतर ही षटखंडागम की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन हो गया। यह क्रम दूसरी, तीसरी व चौथी पुस्तक के मुद्रण तक चलता रहा।
किंतु स्वर्गीय श्री पंडित हीरालाल जी तथा पंडित जी में अनबन की स्थिति बने रहने के कारण आप अमरावती छोड़कर बीना चले आए। उसी समय पंडित जी के प्रथम बालक का स्वर्गवास भी हो गया था। बीना चले आने का वह भी एक कारण था। एक बार उनके दूसरे साले श्री गोकुल चंद जी ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया। उसमें सम्मिलित होने के लिए पंडित जी भी लड़वारी गए। श्री गोकुल चंद जी उसी समय गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें ललितपुर जेल भेज दिया गया, किंतु पंडित जी उस समय बीना लौट आए। कुछ दिनों बाद श्री गोकुल चंद जी के मुकदमे की सुनवाई देखने के लिए पंडित जी ललितपुर गए। वहां पर कचहरी में ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। न्यायाधीश ने पंडित जी को 1 माह की कैद व 100 रुपया जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर 3 माह की सजा सुनाई, किंतु घर से जुर्माना वसूल हो जाने पर पंडित जी को कच्ची कैद में 19 दिन तथा झांसी जेल में 1 महीना 11 दिन रहना पड़ा। झांसी जेल में रहते हुए पंडित जी बीमार हो गए, इसलिए उन्हें जेल के अस्पताल में भेज दिया गया। वहां पर उन्हें दलिया और दूध दिया जाता था, किंतु दूध में मिलावट होने के कारण वे उसे पी नहीं पाते थे और बगल में पड़े नाई को दे देते थे। इस कारण पंडित जी भूख से पीड़ित रहने लगे। नाई से पंडित जी की यह दशा नहीं देखी गई, इसलिए वह किसी प्रकार अस्पताल से निकलकर किसी अफसर के यहाँ गया और उनकी सेवा करके 2 रोटियां और करेले की सब्जी ले आया। उन्हें पंडित जी के सामने रखकर कहने लगा, आपके लिए ही हम लाए हैं, आप खा लो। किंतु पंडित जी ने मना करते हुए कहा, तुमने इनको प्राप्त करने के लिए श्रम किया है, इसलिए इन्हें तुम ही खाओ। अंत में वह रोने लगा, इसलिए बांट कर दोनों ने खाया। खाते हुए पंडित जी उससे बोले, इस 4 दीवारी के भीतर तो हम तुम भाई भाई हैं, किंतु जेल से बाहर जाने पर मैं जैन और तुम नाई, फिर मैं तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊंगा। सजा पूरी होने पर जेल से छूटकर पंडित जी बीना चले गए और घर पर रहने लगे। इसी बीच मथुरा संघ के प्रधानमंत्री श्री पंडित राजेंद्र कुमार का पत्र आया कि पंडित जी बनारस आकर कषाय पाहुट के संपादन में योगदान करने लगे। इसलिए पंडित जी सन 1941 में बनारस चले गए और कषाय पाहुट के संपादक का भार संभाल लिया। इस कार्य में श्री पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री और स्वर्गीय श्री पंडित महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य भी योगदान करते थे। पंडित जी पूरे समय कार्य करते थे और उनका मुख्य कार्य ग्रंथ का अनुवाद करना होता था। इस अनुवाद को पंडित कैलाश चंद्र जी देखते थे और पंडित महेंद्र कुमार जी टिप्पण आदि तैयार करते थे। इसके बाद कुछ दिन तो पंडित जी वेतन पर ही काम करते रहे, परंतु कुछ अड़चन उपस्थित होने पर आप नौकरी से अलग हो गए। समझौता होने पर अपने घर से ही स्वतंत्र रूप से कषाय पाहुट के संपादन का कार्य करने लगे। इस बीच पंडित जी को लीवर हो गया। डॉक्टर की सलाह से अन्न छोड़ना पड़ा और केवल फलों के रस और दूध पर ही उन्हें निर्वाह करना पड़ा। इस कारण आजीविका बंद हो गई तथा घर की स्थिति बिगड़ने लगी। घर का सोना चांदी बेचकर किसी प्रकार घर का निर्वाह करने के लिए बाध्य होना पड़ा। पंडित जी की इस स्थिति का पूज्य बड़े वर्णी जी को पता लग गया। उस समय पूज्य बड़े वर्णी जी बरुआ सागर में थे, अतः उन्होंने श्री बाबू राम स्वरूप जी से कहकर 600 रुपए सहायता के लिए भिजवा दिए। उस समय की स्थिति को देखते हुए 600 रुपए 1 वर्ष का वेतन होता था। इन रुपयों से पंडित जी को स्वास्थ्य लाभ करने में आसानी हुई। सन 1945-46 के आसपास सोनगढ़ से विद्वत परिषद को आमंत्रण मिलने पर पंडित जी ने कार्यकारिणी की स्वीकृति पूर्वक विद्वत परिषद का एक अधिवेशन सोनगढ़ में संपन्न कराया। वहां विद्वत परिषद के किसी कर्मचारी के बीमार पड़ने पर पंडित जी को सोनगढ़ 15 दिन रुकना पड़ा। इस कारण पंडित जी श्री कांजी स्वामी व अन्य प्रमुख सदस्यों के संपर्क में आए। पंडित जी नौकरी को त्यागकर अपने घर पर ही कार्य करने लगे थे। उनकी भीतर से इच्छा थी कि जिस महापुरुष ने अर्थात पूज्य वर्णी जी ने उनके जीवन को बनाया है और आपत्ति के समय उनकी सहायता की है, उस महात्मा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के अभिप्राय से उनके नाम पर एक साहित्यिक संस्था खड़ी की जाए। पंडित जी को उसी समय इंदौर आने का सुअवसर प्राप्त हो गया। आपने अपने इस अभिप्राय को पूज्य स्वर्गीय श्री पंडित देवकी नंदन जी के सामने रखा। आपके इस प्रस्ताव को सुनकर उन्होंने पूरा समर्थन किया, साथ ही प्रारंभिक अवस्था में उसको आर्थिक सहायता पहुंचाने में मदद की। इस प्रकार इंदौर में ही उनकी अध्यक्षता में श्री गणेश प्रसाद वर्णी दिगंबर जैन ग्रंथमाला की स्थापना हुई, जो अब भी गणेश वर्णी शोध संस्थान के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार कुछ काल इस संस्था को पुष्ट करने में निकल गया। आप ललितपुर के पास के ही रहने वाले थे, अतः आपकी काफी इच्छा थी कि इस प्रदेश के लिए कुछ करें। सन 1946 में पूज्य बड़े वर्णी जी का चातुर्मास ललितपुर में संपन्न हुआ था। उस समय आप बीना आए हुए थे। आपको विचार आया कि वर्णी जी के दर्शन करते हुए बनारस जाएं।
इसलिए एक झोला लेकर ललितपुर गए और क्षेत्रपाल तथा वर्णी जी के दर्शन किए। आपको देखकर वर्णी जी ने समाज से कहा कि अब इन्हें जाने नहीं देना, ये चले गए तो फिर लौट कर नहीं आएंगे, अतः आपको वहीं पर 4-5 महीना रुकना पड़ा। इस दौरान अनेक सभाएं आदि करके वर्णी जी के चातुर्मास के उपलक्ष्य में एक शिक्षा संस्था खड़ी करनी है, ऐसा वातावरण बनाया। इस उद्देश्य से चंदा एकत्रित करना प्रारंभ किया। 4-5 महीने के श्रम से लगभग 1 लाख रुपया एकत्रित किया और अंत में समाज को सलाह दी कि ललितपुर में कॉलेज की बहुत कमी है, इसलिए वर्णी जी के नाम पर कॉलेज की स्थापना की जाए। इस कार्य के लिए क्षेत्रपाल के भवनों को उपयोग में लाने की बात भी कही। काफी ऊहापोह के बाद श्री गणेश वर्णी इंटर कॉलेज की स्थापना की गई। उन्हीं दिनों भारतीय दर्शन का अध्ययन करने के लिए एक विदेशी विद्वान भारत आए हुए थे। इस निमित्त से वे अनेक विश्वविद्यालयों में गए और सभी दर्शनों का अध्ययन करके सामग्री एकत्रित की। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी आकर ठहरे। उनकी इच्छा थी कि बनारस में सभी दर्शनों के विद्वान सुलभ हैं, इसलिए इन सभी विद्वानों से मिलकर सभी दर्शनों की पृष्ठभूमि को समझा जाए। उसी समय श्री पार्श्वनाथ विद्याश्रम में स्वर्गीय डॉक्टर गुलाब चंद्र जी शोध कार्य करते थे। डॉक्टर साहब का उस विदेशी विद्वान से संपर्क होने पर उन्होंने अपनी इच्छा डॉक्टर साहब को बतलाई और पूछा कि जैन दर्शन का ऐसा कौन विद्वान है जिससे मिलकर जैन दर्शन की पृष्ठभूमि को समझा जाए। परिणाम स्वरूप डॉक्टर साहब पंडित जी को आमंत्रित कर उस विदेशी विद्वान के पास ले गए। चर्चा में इस विद्वान ने 2 प्रश्न मुख्य रूप से पूछे। एक तो यह कि जैन धर्म को मानने वाले सभी भाई अपने नाम के आगे जैन क्यों लिखते हैं। आपने उत्तर दिया कि अन्य धर्मावलंबियों में मांस मदिरा के त्याग की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, जबकि जैन धर्मावलंबियों में इसके अनिवार्य त्याग की व्यवस्था है। इसलिए प्रवास के समय यह जानने के लिए कि मांस मदिरा का त्यागी कौन भाई है ताकि उसके साथ खाया पिया जा सके, यह जानने के लिए अपने नाम के आगे जैन लगाते हैं। उस विद्वान का दूसरा प्रश्न था कि सभी धर्मों में हिंसा, झूठ, चोरी आदि को निषिद्ध बतलाया है, जैन धर्म में भी है, फिर ऐसी कौन सी बात है जिससे कि जैन धर्म अन्य धर्मों से अलग समझा जाए। इस प्रश्न को सुनकर आप क्षण भर को तो विचार करते रहे। उसी समय नमोकार मंत्र का स्मरण हो आया और उत्तर ध्यान में आया। आपने उत्तर दिया, व्यक्ति स्वातंत्र जैन धर्म का उद्देश्य है और स्वावलंबन उसकी प्राप्ति का मार्ग है। ये 2 बातें यदि अन्य किसी दर्शन में मिल जाएं तो हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इसे सुनकर वह विद्वान बहुत प्रसन्न हुआ और अपने उद्गार प्रकट करते हुए उसने कहा, अन्य दर्शनों में यह बातें नहीं पाई जाती। हम कहेंगे कि इस धर्म का एक भी अनुयायी शेष रहे तो इस धर्म को जीवित रहना चाहिए। संसार को अलौकिक प्रकाश देने वाला दर्शन यही है। इसके बाद सन 1957-58 में श्री कांजी स्वामी को लेकर समाज में सोनगढ़ की चर्चा चलने लगी। इसके लिए पूज्य वर्णी जी के सानिध्य में ईसरी में एक विद्वत सम्मेलन भी हुआ था, किंतु उससे कुछ निष्कर्ष निकलता ना देखकर पंडित जी के मन में इस विषय को लेकर एक स्वतंत्र पुस्तक लिखने का विचार आया। बाद में जैन तत्व मीमांसा के नाम से कलकत्ता मुमुक्षु मंडल की सहायता मिलने पर उसे प्रकाशित कर दिया गया। इसी समय जैन पत्रों में सोनगढ़ विरोधी चर्चा जोरों से चल पड़ी। स्वर्गीय श्री पंडित मक्खन लाल जी ने अपने अखबार द्वारा चर्चा के लिए आपको चैलेंज भी किया। आपके पास कोई साप्ताहिक या मासिक अखबार तो था नहीं, इसलिए उनके पत्र के उत्तर में आपने उनको पत्र लिखा कि जिस धर्म और आगम को आप मानते हो उसी धर्म और आगम को हम भी मानते हैं, इसलिए हमारे और आपके बीच में वाद विवाद तो हो ही नहीं सकता, किंतु शंका समाधान अवश्य हो सकता है। यदि आप राजी हों तो आपके पत्र जैन दर्शन द्वारा ही चर्चा चलाई जा सकती है। परंतु उन्होंने पत्र द्वारा सूचना दी कि वे अपने अखबार के द्वारा पंडित जी के विचारों का प्रचार नहीं होने देंगे और इस प्रकार यह चर्चा न हो सकी। इस तरह आप एक कुशल संपादक, उत्तम लेखक, सावधान प्रकाशक, भाषा विज्ञ अनुवादक, जिन धर्म सेवी, ज्ञान के भंडार, सत्य की मूर्ति, निष्प्रह स्वभावी, देशभक्त, श्रेष्ठ विद्वान इत्यादि अनेकों गुणों से युक्त थे। आपके द्वारा किया गया सिद्धांत ग्रंथों का कार्य आपकी प्रतिभा एवं आपके ज्ञान का सर्वोत्तम प्रमाण है। खानिया तत्व चर्चा में जिस तरह आपने अपने ज्ञान और सूझबूझ को समाज के समक्ष रखा, उससे आपको जैन जगत में एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ। इस तरह साहित्य के कर्मठ सेवक पंडित फूलचंद्र जी सिद्धांत शास्त्री का वृद्धावस्था एवं अस्वस्थता के कारण 31 अगस्त 1991 को स्वर्गलोक गमन हुआ। जय जिनेंद्र।